द्वितीय विश्व युद्ध के समापन पर एक्सिस शक्तियों की हार के जश्न के साथ उत्साहपूर्ण दंगे हुए और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ स्वतंत्रता, समृद्धि और शांति के नए विश्व व्यवस्था का सपना था। परमाणु बम, जिसे युद्ध को समाप्त करने वाला निर्णायक हथियार माना जाता है, के आगमन का जश्न मनाया गया, ये मानते हुए कि इसकी शक्ति युद्ध को पुराना कर देगी। और फिर भी बंदूकों की आवाज शांत होने से पहले ही सत्ता के सभागारों में पश्चिम के पूंजीपति सहयोगियों और पूर्व के साम्यवादियों के बारे में चिंतित संवाद बांटे जा रहे थे, जो अब तक फाशीवाद के खिलाफ एकजुट थे। अब उन्हें एकजुट करने वाला कोई सामान्य दुश्मन नहीं रहा। पुरानी प्रतिस्पर्धाएं और डर फिर से उभरने लगे। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी सहयोगी याद रखते थे कि सोवियत संघ नेता स्टालिन ने 1929 में पोलैंड पर हमले से पहले नाजियों के साथ पूर्वी यूरोप का विभाजन किया था। उन्हें चिंतित कर रहा था कि स्टालिन ने पूर्वी यूरोप में अपने क्षेत्रों को छोड़ने से इनकार किया, जिसे लाल सेना ने मुक्त किया था, और उन्होंने एशिया में जापान के विरुद्ध अंतिम मिनट में हस्तक्षेप करके जमीन हड़प ली थी। यद्यपि स्टालिन स्वयं पैरानॉयड थे, उन्हें लगता था कि पश्चिमी सहयोगी जानबूझकर डी-डे उत्तरणों में देरी कर रहे थे ताकि सोवियत संघ को अपने लोगों का खून बहाने और देश को कमजोर करने की कोशिश की जा सके। यह तथ्य कि संयुक्त राज्य अमेरिका सैनिक 1919 में कम्युनिस्टों के खिलाफ रूसिया गृह युद्ध में लड़े थे, इस बात को मात्र बढ़ावा देता था कि नेपोलियन और हिटलर के बाद सोवियत संघ में एक विशाल सेना को ले जाने वाले अगले नेता संयुक्त राज्य अमेरिका होंगे। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने युद्ध में भयानक आकस्मिक हमलों का सामना किया था, वे दोनों निश्चित थे कि यह फिर कभी नहीं होगा। उन्होंने अपनी सेनाओं को शीत युद्ध, इतिहास के सबसे अमूर्त संघर्षों में से एक के लिए तैयार किया। दुनिया के युद्धों में आपका स्वागत है। तो ठीक है, शीत युद्ध क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो शीत युद्ध एक ऐसी राजनीतिक शत्रुता की स्थिति होती है जो देशों या राष्ट्र संघों के बीच होती है, जिसमें खुले युद्ध की धमकियां, अपनी अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए प्रचार का वितरण और तीसरे पक्ष के माध्यम से परोक्ष सैन्य सामना शामिल होता है। हम इस शब्द को सामान्यतया द्वितीय विश्व युद्ध के अंत और 1921 में सोवियत संघ के पतन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ एवं उनके साझेदारों के बीच शत्रुता के काल से जोड़ते हैं। विश्व इतिहास अंतरराष्ट्रीय अशांति के उदाहरणों से भरा हुआ है। आज भी कुछ देश ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ शीत युद्ध की स्थिति में माने जाते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, इजराइल, ईरान और उत्तर दक्षिण कोरिया। संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ शीत युद्ध का अद्वितीयता यह था कि वह पृथ्वी के हर महाद्वीप को प्रभावित करता था, और यदि यह कभी गर्म युद्ध में बदल गया तो मानवता पर संभावित प्रभाव। जेट प्रोपेल्ड विमानन, रॉकेट विज्ञान और परमाणु हथियारों के आगमन का अर्थ था कि पहली बार लगभग पूरी दुनिया एक संभावित युद्ध भूमि थी। इसी कारण यह शायद अभिलिखित मानव इतिहास में सबसे खतरनाक समय बना रहता है। शीत युद्ध का आरंभ नाजी जर्मनी के समर्पण के थोड़ी देर बाद माना जाता है, जब पोस्टडैम सम्मेलन में 3 मुख्य सहयोगी यूनाइटेड किंगडम, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका मिलकर चर्चा करने के लिए मिले थे कि युद्धोत्तर जर्मनी के साथ क्या करना है, और किसी हद तक यूरोप स्वयं। युद्ध की शुरुआत से पहले सोवियत संघ ने अपने पूर्वी ब्लॉक का निर्माण किया, छोटे देशों को जैसे एस्टोनिया और लातविया विलय करने और नाजियों से मुक्त देशों को सुरक्षित करने की कोशिश की ताकि वे उन्हें उस ब्लॉक में शामिल कर सकें, कठपुतली शासकों के साथ अपने प्रभाव बढ़ाते हुए। पश्चिमी दोनों शक्तियों के पास स्टालिन को रोकने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था, इसलिए अल्बानिया, बुल्गारिया, पोलैंड,
रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और पूर्वी जर्मनी सभी मॉस्को के प्रभाव में आ गए। युगोस्लाविया ने अपनी क्रांति के बाद सोवियत संघ के साथ संबंध स्थापित किए, पर अन्य देशों के मुकाबले अधिक स्वायत्तता बनाए रखी। 1946 के 3 मार्च को यूनाइटेड किंगडम के युद्धकालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने वेस्टमिंस्टर कॉलेज, मिसौरी में एक दर्शकों को अप्रसिद्ध शब्दों का उच्चारण किया कि एक लोहे का पर्दा महाद्वीप के आदान प्रदान पर उतर चुका है। हालांकि 1945 के सितंबर में जापान के समर्पण के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोवियत संघों के साथ कठोर रेखा अपनानी शुरू की, विशेष रूप से जर्मनी के अधिकृत क्षेत्रों में, जो विजयी शक्तियों के शासन के तहत 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। जर्मनी की राजधानी बर्लिन विजेताओं के बीच बराबरी से विभाजित होने के बावजूद सोवियत संघ क्षेत्र में स्थित थी। स्टालिन निराश थे। उन्होंने सोचा था कि यह शहर पूरी तरह से उनका होना चाहिए, क्योंकि उनकी सेनाएं ने 1945 में वहां अंतिम युद्ध किया था। शुरुआत में बर्लिन को एक संयुक्त समिति द्वारा नियंत्रित किया गया, लेकिन जल्द ही पश्चिमी सहयोगियों ने अपने प्राधिकरण के तहत जर्मनी के क्षेत्रों को एक एकल लोकतांत्रिक इकाई में पुनर्युक्त होने की अनुमति दी, जो पश्चिमी जर्मनी के भविष्य के देश के लिए नाभिक बन गई। स्टालिन के लिए नई देश की राजधानी को सोवियत संघ क्षेत्र में रखना असहनीय था, इसलिए उन्होंने 1954 के 2-4 जून को पश्चिम बर्लिन के सभी मार्गों को बंद करने का आदेश दिया, ताकि पश्चिमी शक्तियां वापस जाने पर मजबूर हो और अंततः पूरे शहर को उन्हें सौंप दें। इस बीच पश्चिम बर्लिन के लोग धीरे धीरे भूखे मरने लगेंगे। 1930 के दशक में हिटलर के आक्रमण से भ्रमित पश्चिमी शक्तियां ने स्टालिन से सीधे सामने करने का फैसला किया, लेकिन जर्मनी के पूर्वी भाग पर हमला करने के बजाय वे पश्चिम बर्लिन की जनसंख्या को खिलाने के लिए हवाई उठान का आयोजन किया। निरस्त्रीकृत बम्बरों सहित हजारों विमानों को बर्लिन में सामग्री उड़ाने के लिए 3 हवाई गलियाराओं के माध्यम से सेवा में लाने पर दबाव डाला गया था। अभियान की चरम स्थिति पर हर 30 सेकंड पर बर्लिन से विमान उतर रहे थे और उड़ान भर रहे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका पायलटों ने जुगाड़ी पैराशूट बनाकर उड़ते हुए जर्मनी बच्चों को मिठाई ड्रॉप की। वहीं यूनाइटेड किंगडम उड़ान नावों का उपयोग नमक ले जाने के लिए किया, क्योंकि उनकी डिजाइन नमक की संक्षारक प्रकृति से निपटने के लिए की गई थी। स्टालिन को हवाई लिफ्ट से पहले तकलीफ नहीं हुई थी। वे कहते हैं कि पश्चिमी शक्तियां हवाई ऑपरेशन की स्थायिता, खासकर एक पूर्व दुश्मन के साथ, सुनिश्चित नहीं कर सकती। हालांकि दिनों की जगह जल्दी सप्ताहों ने और बारी बारी से महीनों ने ली। अंततः स्टालिन को ही 12 मई 1949 को भूमि मार्गों को फिर से खोलकर समझौता करना पड़ा। शीत युद्ध की पहली प्रमुख टक्कर पश्चिमी शक्तियों द्वारा जीती गई थी, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। बर्लिन नाकाबंदी ने सोवियत संघ को पश्चिमी यूरोप के लिए वास्तविक खतरा साबित किया। 1940 में हिटलर के पश्चिम के हमले के समय बेल्जियम और नीदरलैंड ने खुद को तटस्थ घोषित किया, लेकिन यह उन्हें सुरक्षा नहीं दे सका। इस प्रकार उनकी युद्धोत्तर सरकारें सोवियत संघ आक्रमण से निपटने के लिए सैन्य गठजोड़ की ओर झुकने लगी। 1947 में यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने पारस्परिक रक्षा संधि डंकर्क संधि पर हस्ताक्षर किए थे, और अगले वर्ष इसमें छोटे बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग देशों को शामिल किया गया। ठीक 1 वर्ष बाद बर्लिन के नाकाबंदी के बाद गठबंधन का विस्तार करने की बातचीत शुरू हुई, जिसमें अतिरिक्त यूरोपीय देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा शामिल थे। इस परिणाम स्वरूप नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का निर्माण हुआ, जिसे 4 अप्रैल 1949 में 12 राज्यों के साथ स्थापित किया गया। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना पारस्परिक रक्षा पर आधारित थी, जिसमें एक विदेशी हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता था। इसके अलावा यह सभी सदस्य राज्यों की कमांड संरचना को एकीकृत करेगा और एक व्यापक सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेगा, जिसने 12 सेनाओं को एक विशाल एक में बदल दिया। पश्चिमी देशों को संयुक्त राज्य अमेरिका परमाणु हथियारों का अधिग्रहण और संभावित तैयारियां देखकर आश्वस्ति मिली और उम्मीद हुई
कि वे स्टालिन को उसके आयरन कर्टेन के पीछे रोक सकेंगे। ये हथियार द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने में प्रभावी थे और इतने शक्तिशाली थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में सहयोगी यूनाइटेड किंगडम को उन्हें रखने से रोक दिया था। यूनाइटेड किंगडम उन्हें 1950 के प्रारंभ में विकसित करेगा। हैरी ट्रूमन संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति ने पोस्टडैम में स्टालिन को नए सुपर हथियार की खबर दी, लेकिन स्टालिन को पहले ही इसकी जानकारी थी। उनका जासूसी नेटवर्क मैनहट्टन प्रोजेक्ट में घुस गया था और उन्होंने अपने वैज्ञानिकों से मांग की थी कि वे एक समान हथियार बनाएं। सोवियत संघ का पहला परमाणु हथियार रोसिया नागासाकी पर गिराए गए संयुक्त राज्य अमेरिका बम के समान था। 19 अगस्त 1949 को सोवियत संघ ने बम फोड़ा और यह साबित हुआ कि इस पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने जो अनुमान लगाया था उससे भी अधिक शक्तिशाली था। यह 22,000 TNT के समकक्ष था, नागासाकी बम से अधिक शक्तिशाली। यह परीक्षण पश्चिमी खुफिया एजेंसियों को चौंका दिया, जो सोवियत संघ परमाणु हथियार कार्यक्रम की प्रगति से अनभिज्ञ थीं। उन्होंने सोवियत संघ को बम विकसित करने में 5 वर्ष लगेंगे की उम्मीद की थी, जिस समय तक उनके पास हाइड्रोजन बम जैसा शक्तिशाली हथियार होगा। यह परीक्षण ने पश्चिमी हथियार कार्यक्रमों की गति तेज की और सोवियत संघ इंजीनियरों से आगे रहने में सहायता की। इतिहास की पहली परमाणु हथियार दौड़ अब शुरू हो चुकी थी। युद्ध के बाद और 1950 की शुरुआत में परमाणु हथियार को लक्ष्य तक पहुंचाने का एकमात्र तरीका भारी बॉम्बर था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के नष्ट होने के लिए B-29 पर भरोसा किया, लेकिन अंततः भयावह B-36 पीसमेकर ने इसे प्रतिस्थापित किया। यह एक 10 इंजन वाला विशाल था, जिसे नाजी जर्मनी पर हमले और यूनाइटेड किंगडम की विजय के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोचा था। अंततः नए और अधिक उन्नत जेट प्रकार जैसे कि B-40-7 स्ट्रेटोजेट्स और अब किंवदंती B-50-2 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस सेवा में दाखिल किए गए। संयुक्त राज्य अमेरिका के बमर फ्लीट को सोवियत संघ से बढ़कर लाभ था। उन्हें यूनाइटेड किंगडम, इटली और जापान जैसे मित्र देशों में स्थापित करने की क्षमता के कारण, जो संयुक्त राज्य अमेरिका मुख्य भूमि से उड़ने से उनके लक्ष्यों के निकटतर थे। यह सोवियत संघों को प्रभावी रूप से घेर लिया, जिनके नेता ने संयुक्त राज्य अमेरिका खतरे का सामना करने के लिए लंबी दूरी के बमरों का विकास करने की मांग की। इन बमरों को सोवियत संघ प्रदेश के बेसों से संयुक्त राज्य अमेरिका और सहयोगी देशों पर हमला करने की क्षमता होनी चाहिए। इस बीच सोवियत संघों को B-19 की अनलाइसेंस्ड कॉपी का उपयोग करना पड़ा, जिसे 2-4 कहा जाता है। इन नए बमरों में सबसे प्रभावशाली था 4 इंजन वाला म्यासिश्चेव M4, जिसने पश्चिमी खुफिया एजेंसियों को इतना हक्का बक्का कर दिया कि जब उन्होंने पंखों पर अजीब पॉड्स देखे तो उन्होंने मान लिया कि वे कुछ उन्नत रक्षात्मक हथियार या प्रौद्योगिकी हैं। वास्तव में वे छोटे पहिए थे जो पंखों को जमीन पर ऊपर रखने में मदद करते थे। दुर्भाग्यवश सोवियत संघ इंजीनियरिंग पश्चिमी बमर निर्माताओं के रूप में उन्नत नहीं थी और विमान उम्मीद से कम चला। रूसिया डिजाइन ब्यूरो तुपोलेव ने Tu-95 का प्रस्ताव दिया, जिसका डिजाइन B-29 वाले Tu-4 के जड़ों से जुड़ा हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के बमर की तरह Tu-95 में तेज घूमने वाले ईंधन समयोजित टर्बोप्रोप इंजन थे, जो अक्सर ध्वनि की सीमा तोड़ देते थे। इस विमान ने सोवियत संघों को बमर दिया, जिससे उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को खतरा दिखाया, और B-52 की तरह यह आज भी रूसिया बलों द्वारा उपयोग किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जैसे विशाल परमाणु हथियार बल की चुनौती नहीं दी, बजाय उन्होंने गुणवत्ता पर ध्यान दिया और V-फोर्स के रूप में जाने वाले 3 अग्रिम जेट बमर विकसित किए। हालांकि इन्हें विरोधी की सोफिस्टिकेटेड रक्षा हथियारों जैसे सुपरसोनिक इंटरसेप्टर्स और सतह से वायु मिसाइल का सामना करना पड़ा। ऐसे ही सभी 3 देशों ने वायु से सतह परमाणु मिसाइलों का विकास आरंभ कर दिया, जो बमरों को दुश्मन की हवाई रक्षा से परे लक्ष्यों पर हमला करने की अनुमति देगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पर्ल हार्बर शैली हमले से अपने बमरों को बचाने के लिए उन्हें हवाई और परमाणु हथियारों से सज्जित रखा, जो सोवियत संघों पर क्षण में हमला करने के लिए तैयार थे। हालांकि इस प्रथा को एक श्रृंखला दुर्घटनाओं के बाद रोक दिया गया,
जिसमें स्पेन के ऊपर एक B-52 और एक टैंकर के बीच हवाई संघर्ष शामिल था, जिसमें 1957 में 4 परमाणु बम स्पेनिश तट पर बरसे। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत 38वें समानांतर के अनुसार विभाजित दक्षिण कोरिया प्रायद्वीप 2 राष्ट्रों में बंट गया, जहां उत्तरी हिस्से का समर्थन सोवियत संघ और दक्षिणी हिस्से का समर्थन संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया। 1949 में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका लोग 2 सरकारों के निर्माण के बाद प्रायद्वीप से अधिकांशतः वापस हो गए थे। उत्तर ने स्टालिन से दक्षिण पर शक्तिशाली सैन्य हमले के समर्थन के लिए प्रयास किया ताकि त्वरित विजय मिल सके, यह सुनिश्चित करने के लिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका हस्तक्षेप नहीं कर सके और कोरिया को कम्युनिस्ट झंडे के तहत एकीकृत किया जा सके। स्टालिन की मंजूरी के बाद 1950 के जून में उत्तर कोरिया के अचानक दक्षिण कोरिया पर हमले ने दुनिया को स्तब्ध कर दिया, जिसने दक्षिण कोरिया युद्ध की शुरुआत की। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका मुख्य पक्ष था, ने ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य सहित 21 देशों से सशस्त्र बलों को उन्हें रोकने के लिए जुटाया। सहयोगी बलों ने उत्तर दक्षिण कोरियाइयों को उत्तर की ओर धकेल दिया, जो उनके उतरने से पहले दक्षिण को हराने के कगार पर थे। संयुक्त राज्य अमेरिका और सहयोगी बलों ने उन्हें 38वें समानांतर और यालू नदी तक पीछा किया, लेकिन इसने चीन को उकसाया, जिसने उत्तर दक्षिण कोरियाइयों के समर्थन में एक विशाल आक्रमण शुरू किया और इस प्रकार युद्ध को 1953 तक बढ़ा दिया, जिस समय तक अनुमानित 2.8 मिलियन लोग मर चुके थे। दक्षिण कोरिया युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध की तरीकों का अनुसरण हुआ, जिसमें उत्तर कोरिया के शहरों पर विस्तृत बमबारी शामिल थी। युद्ध में पहली बार जेट बनाम जेट हवाई युद्ध हुए, जिसमें सोवियत संघ पायलट MiG-15 में गुप्त रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका पायलटों से लड़ रहे थे। हालांकि इसका खुलासा कई वर्षों बाद हुआ। 1954 में हुए वार्तालाप ने कोई आगे की सहमति नहीं उत्पन्न की और फ्रंट लाइन को उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच की वास्तविक सीमा के रूप में कभी भी स्वीकार किया गया है। एक 1945 में पश्चिमी जर्मनी को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल होने की सोवियत संघ की निंदा हुई। उन्होंने इसे अस्थिरता लाने वाली चाल मानी। प्रतिक्रिया में उन्होंने अपने पूर्वी यूरोपीय सहयोगियों के साथ वार्सो पैक्ट के नाम से जानी जाने वाली मित्रता, सहयोग और पारस्परिक सहायता की संधि पर हस्ताक्षर करवाए। गठबंधन का उद्देश्य उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का सामना करना था। यूरोप में अलगता अपने पश्चिमी साथी से विभिन्न ढंग से काम करता था, जबकि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रभाव व्यापक था, यह परम नहीं था, जबकि वार्सो पैक्ट मूल रूप से सोवियत संघ सशस्त्र बलों का विस्तार था। इस तरह स्टालिन वार्सो पैक्ट देशों पर अपना जोर बनाए रखने में सक्षम थे, उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता नकार कर, और इस प्रकार जबकि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन देशों को पारस्परिक सहायता कार्यक्रम के तहत नवीनतम संयुक्त राज्य अमेरिका हथियार प्रणालियों का प्रवेश दिया गया, वार्सो पैक्ट देशों को सोवियत संघ उपकरण के हीन संस्करण प्रदान किए गए, जिससे कई लोगों का अनुमान है कि सोवियत संघों ने वार्सो पैक्ट देशों को केवल तोपखाने के भोजन के रूप में देखा, जो तकनीकी रूप से श्रेष्ठ उत्तर अटलांटिक संधि संगठन सेनाओं के साथ संघर्ष के प्रारंभिक दिनों में खर्च किया जाना था। शीत युद्ध अभूतपूर्व गोपनीयता का समय था। दूसरी ओर क्या हो रहा था जानना संयुक्त राष्ट्र संघ के कूटनीतिक अखाड़े में बड़ी सहायता देता था, जहां पक्ष एक दूसरे की कार्यवाही पर चुनौती देने के लिए नियमित रूप से सामना करते थे। शीत युद्ध का जासूसी नेटवर्क एक किंवदंती बन गया है, लोक संस्कृति में शोभायमान किया गया, लेकिन यह अक्सर जेम्स बॉन्ड के रूप में चमकदार नहीं होता था। उल्टा यह एक अत्यंत खतरनाक और अक्सर गंदा प्रयास था, जहां पकड़े जाने का मतलब या तो एक लंबी कारावास की सजा हो सकती थी या कुछ मामलों में पृथ्वी के चेहरे से सरलता से गायब हो जाना। 1950 के प्रारंभ से ही संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम विमान सोवियत संघ वायुमंडल के चारों ओर और कभी-कभी उसमें भी खुफिया मिशन उड़ाने लगे। 8 अप्रैल 1950 को सोवियत संघों ने एक संयुक्त राज्य अमेरिका जासूसी विमान को मार गिराया। यह शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ रक्षा द्वारा नष्ट किए गए कई विमानों में पहला था।
1956 में जब एक सोवियत संघ युद्धपोत ने निकिता क्रुश्चोव स्टालिन की मौत के बाद सोवियत संघ के नेता को यूनाइटेड किंगडम में ले आया, तब कुछ सप्ताह बाद रॉयल नेवी फ्रॉगमैन लायनल क्रैब का सिर लपटा गया। एक सोवियत संघ डाइवर ने बाद में स्वीकार किया कि उसने क्रैब की हत्या की थी, क्योंकि वह सोवियत संघ जहाज पर उपकरण लगा रहा था। पश्चिमी शक्तियां सूचना संग्रह के लिए सोवियत संघ क्षेत्र का उल्लंघन करने से नहीं डरती थीं। रॉयल एयर फोर्स के कर्मियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका आरबी 40-5 टोर्नाडो रेकी विमानों को उड़ाकर पूर्वी यूरोप में बम्बारीकरण विमानों के हमले के मार्गों का अध्ययन किया, ताकि वे अधिकारियों की घनत्व का पता लगा सकें। इसी बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने गुप्त U-2 जासूसी विमान का विकास किया, जो सोवियत संघ बेसों पर जासूसी करने के लिए सोवियत संघ रक्षा के ऊपर अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ता था। हालांकि सोवियत संघ रक्षा और भी अधिक उन्नत होती गई और 1 मई 1960 को 1-2 सोवियत संघ क्षेत्र के भीतर गिरा दिया गया और उसके पायलट फ्रांसिस गैरी पावर्स को पकड़ा गया और मुकदमे में डाला गया, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका को बहुत शर्मिंदगी हुई। सोवियत संघों के पास U-2 समकक्ष तकनीक नहीं थी, परंतु बाद में दोनों पक्ष ने जासूसी सैटेलाइट से स्पाई करना शुरू कर दिया। वास्तव में एक सोवियत संघ जासूसी उपग्रह द्वारा ली गई एक तस्वीर ने दुनिया को नेवाड़ा में प्रसिद्ध एरिया 50 एक सुविधा की पहली झलक दी। दोनों पक्षों की परमाणु ऊर्जा से चालित पनडुब्बियां एक दूसरे पर जासूसी करने में समय बिताएंगी और एक से अधिक अवसरों पर जहाजों के बीच टकराव हुए। शायद सबसे गंभीर में से एक था जब सोवियत संघ पनडुब्बी के 314 ने 1984 में संयुक्त राज्य अमेरिका वाहक संयुक्त राज्य अमेरिका किट्टी हॉक से टकराया। दोनों पक्षों के जासूस छुपकर काम करते थे, जाहिरा तौर पर अपने प्रतिद्वंद्वी देश में सामान्य जीवन जीते हुए सैन्य और राजनीतिक गतिविधियों पर डेटा इकट्ठा करते थे। संयुक्त राज्य में कैम्ब्रिज 5 नामक समूह ने 1950 के दशक में सोवियत संघ को जानकारी दी। उनके ऑपरेशन की जानकारी होने पर भी यह ने संयुक्त राज्य अमेरिका के यूनाइटेड किंगडम काउंटर इंटेलिजेंस के विश्वास को कमजोर किया, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका को अपनी खुफिया जानकारी को कुछ समय के लिए यूनाइटेड किंगडम स्रोतों से रोकने पर मजबूर किया। हालांकि किसी भी पक्ष की पंक्तियों में दुश्मन जासूस कभी भी साफ नहीं थे। जबकि कैम्ब्रिज 5 का पता चल रहा था, तब यूनाइटेड किंगडम ने सोवियत संघ सैन्य खुफिया के कर्नल ओलेग पेंकोवस्की को जानकारी प्रदान करने के लिए भर्ती किया था, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका जूलियस और एथेल रोजेनबर्ग 1950 में गिरफ्तार किए गए थे, क्योंकि वे 1942 से सोवियत संघ जासूस थे। दोनों को दोषी पाया गया और बिजली की कुर्सी पर फांसी दी गई। जासूस लोहे के पर्दे के दोनों ओर समाज के सभी क्षेत्रों में खुले, ठंडे युद्ध के अंत तक और उसके बाद भी। एक 1956 लोहे के पर्दे के दोनों पक्षों के लिए परेशानी भरा वर्ष था। संयुक्त राज्य अमेरिका मुख्य भूमि से 90 मील दूर क्यूबा द्वीप पर कम्युनिस्ट विद्रोही ने प्रो संयुक्त राज्य अमेरिका क्यूबा नेतृत्व को बाहर करने के लिए अपने प्रयासों को नवीनीकरण किया। 19 अप्रैल को क्यूबा के विद्रोही ने सेना की छावनी पर हमला किया, जिससे उनके सहायकों का हौसला बढ़ा और निर्वासित कम्युनिस्ट नेताओं ने क्यूबा लौटने का निर्णय लिया। उनमें से एक फिदेल कास्ट्रो था। केवल 2 साल बाद कास्ट्रो को शक्ति मिली, जिससे मॉस्को को बहुत खुशी हुई। हालांकि इस बीच नए सोवियत संघ नेता क्रुश्चेव को हंगरी में एक विद्रोह का सामना करना पड़ा। यह विद्रोह, जो 23 अक्टूबर को शुरू हुआ और 2 सप्ताह से अधिक चला, सोवियत संघ के कठपुतली स्थापित सरकार के खिलाफ था। सोवियत संघ सेना ने विद्रोह को दबाने के लिए बुदापेस्ट में उमड़ी, लेकिन इससे पहले ही 2500 से अधिक लोग मारे गए थे और 2 लाख से अधिक हंगरी शरणार्थी के रूप में स्थानांतरित हो गए थे। जब हंगरी उत्तिष्ठित हो रहे थे, तब यूनाइटेड किंगडम और फ्रांसीसी बल मेडिटेरेनियन में सुएज नहर पर हमला करने के लिए संगठित हो रहे थे, जिसे इजिप्ट के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीयकृत किया था और जो इजिप्ट और इजरायल के बीच युद्ध के खतरे में था। लंदन और पेरिस ने इजिप्ट इजरायली संघर्ष को एंग्ल फ्रांसीसी नौकायन के लिए सुविधाजनक बनाने और दूर पूर्व के साथ व्यापार बनाए रखने के लिए नहर को पश्चिमी नियंत्रण में लाने के बहाने के रूप में योजनाबद्ध किया था, जिससे अफ्रीका के चारों ओर समुद्री यात्रा से बचा जा सकता था। एंग्ल फ्रांसीसी बलों ने इजिप्टियों को हराकर सैनिकों को नहर के किनारे उतारा, परंतु यह राजनीतिक आपदा बन गई।
संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति आइजनहावर को यह नाराजगी थी कि उनसे पहले सलाह नहीं ली गई और उन्हें लगा कि यह हंगरी की स्थिति से ध्यान भंग कर रहा था। उन्होंने धमकी दी कि अगर वे नहीं हटे तो वह दोनों देशों की वित्तीय सहायता वापस ले लेंगे, और इस प्रकार यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस शर्मिंदगी में पीछे हट गए। यूनाइटेड किंगडम के लिए यह साबित हुआ कि वे अब पहले की तरह महान शक्ति नहीं रहे और उन्हें यूरोप में प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित होना होगा। दूसरी ओर फ्रांस संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिक्रिया से क्रोधित था और इसने संबंधों में एक स्पष्ट क्षय संकेत दिया, जिसने इसकी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में सदस्यता को खतरे में डाल दिया। दूसरे को एक ऊपर करने के लगातार प्रयास में लोहे के पर्दे के दोनों पक्षों ने दूसरे के खिलाफ परमाणु बम पहुंचाने के तेज और अधिक प्रभावी तरीकों का विकास करने में विशाल संसाधन निवेशित किए। बॉम्बर्स को अत्याधुनिक और भविष्यात्मक प्रकार जैसे कि विकसित हो रहे XB-70 वॉल्करी के साथ सबसे प्रभावी तरीका माना जाता था, जो सिद्धांततः अपने उच्च गति, उच्च ऊंचाई प्रदर्शन के साथ इसके खिलाफ आने वाली किसी भी रक्षा को बाहर कर सकता था। हालांकि रॉकेट विज्ञान को भविष्य के रूप में देखा जाता था, विशेषकर सोवियत संघ द्वारा, जिनकी बॉम्बर बल तकनीक और आधारों के हिसाब से पश्चिम की तुलना में हमेशा कमजोर था। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका के पास अपना एटलस रॉकेट कार्यक्रम था, जिसे समस्याओं ने घेरा हुआ था। 1953 में सोवियत संघों ने विशाल R-7 बहुचरण रॉकेट पर काम शुरू किया, जिसे एक हाइड्रोजन बम को 4000 मील तक 20 गुना ध्वनि की गति से ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। R-7 में आग लगने वाले एक विफल लॉन्च परीक्षण के बाद 21 अगस्त 1957 को एक सफल परीक्षण किया गया, जिसमें रॉकेट कुछ ही मिनटों में 3700 मील उड़ गया। केवल 2 महीने बाद उसी प्रकार की रॉकेट का उपयोग स्पुतनिक को कक्ष में लॉन्च करने के लिए किया गया, जो पहला कृत्रिम उपग्रह था। स्पुतनिक के लॉन्च होने का चल रहे शीत युद्ध में महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि इसने यह दिखाया कि सोवियत संघ प्रौद्योगिकी कितनी उन्नत थी, जिससे उन्हें समझौतों में अधिक लीवरेज मिली। यह गर्व की बात भी थी। 1979 में R-7 संचालनीय हो गया और अब सोवियत संघ के पास युद्ध की शुरुआत के कुछ ही मिनटों के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका बॉम्बर बेस को नष्ट करने का एक तरीका था, और इससे पहले कि संयुक्त राज्य अमेरिका वायुसेना का अधिकांश मोबाइलाइज हो सके। अपनी खुद की एटलस मिसाइल सिस्टम की समस्याओं को अधिकांशतः सुलझा चुके संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की कि वे किसी भी आकस्मिक सोवियत संघ मिसाइल हमले के बराबर तत्परता से प्रतिक्रिया करने की समर्थन करते हैं। यह इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का उदय था, जो तब से दोनों पक्षों के परमाणु निवारकों को ले जाने के लिए प्रमुख साधन के रूप में बॉम्बर्स को बदलना शुरू कर देगा। हालांकि बॉम्बर बेस की तरह इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स बेस भी हमले के प्रति संवेदनशील थे, क्योंकि वे बड़े स्थिर लक्ष्य थे। पनडुब्बियां समाधान देती थीं। परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियां सप्ताहों तक पानी के नीचे रह सकती थीं, जिसमें दुश्मन से हिड़े परमाणु मिसाइलों की मौजूदगी होती थी। यह अंतिम निवारक साबित होगा, क्योंकि वे न केवल बड़ी संख्या में मिसाइलों को ले जा सकते थे, बल्कि उन्हें पता लगाना अत्यंत कठिन था। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स ने खेल के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। अधिक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स संचालनीय होने से खतरा बढ़ा, क्योंकि अब किसी पक्ष को दूसरे पर हमला करने का पूर्ण आत्मविश्वास नहीं था, बिना खुद को क्षति पहुंचाए। इसे उचित रूप से एमैड के रूप में जाना जाता था। यह पारस्परिक रूप से नष्ट होने की सुनिश्चितता थी। एक 1960 की आमद ने शीत युद्ध में एक नया चरण घोषित किया। 1957 के अप्रैल में सोवियत संघ ने पहले उपग्रह को कक्ष में डालने के बाद पहला व्यक्ति अंतरिक्ष में भेजा। 1 महीने बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा। हाल ही में चुने गए राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघों को चांद पर हराएगा। लेकिन जैसे ही यह महत्वाकांक्षा शुरू हुई, उनकी प्रशासनिक टीम ने अपना ध्यान क्यूबा के फिदेल कास्ट्रो के तहत कम्युनिस्ट नेतृत्व पर केंद्रित किया। फिर भी जब सलाहकारों ने कहा कि क्यूबा कोई खतरा नहीं, कैनेडी ने माना कि कास्ट्रो को हटाकर और प्रो संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार को पुनः स्थापित करने से सोवियत संघों को उनकी शक्ति दिखाई जाएगी। इसलिए
उन्होंने निकारागुआ में स्थित एंटी कम्युनिस्ट क्यूबन निर्वासियों का समर्थन करने वाले एक CIA ऑपरेशन को स्वीकृत किया, जिसका उद्देश्य कास्ट्रो को तख्ता पलटने का था। CIA ने कैनेडी को यह कहकर समझाया कि एक बार हमला शुरू होने पर क्यूबा के निवासी कास्ट्रो की सरकार के खिलाफ निर्वासियों के साथ लड़ेंगे। यह एक गंभीर अनुमान था कि कास्ट्रो के लोगों के बीच उन्हें कितना समर्थन मिला था। 1956 के अप्रैल में 17 को निर्वासियों ने क्यूबा के दक्षिणी तट की एक सुनसान जगह पर बे ऑफ पिग्स पर हमला किया। हमला एक आपत्ति थी। केवल 24 घंटे बाद निर्वासियों को कास्ट्रो की सेना ने पकड़ लिया और कम्युनिस्ट नेता के खिलाफ कोई लोक उत्थान नहीं हुआ। हालांकि इसने कास्ट्रो को सोवियत संघ की ओर मोड़ा, जिसने भविष्य में संयुक्त राज्य अमेरिका के हमले को रोकने के लिए अधिक सैन्य सहायता मांगी। सोवियत संघ ने द्वीप पर गुप्त रूप से परमाणु मिसाइल भेजकर जवाब दिया। अन्यत्र पश्चिम बर्लिन को पूर्वी जर्मनी से पूरी तरह अलग करने के लिए एक विशाल दीवार का निर्माण हुआ, ताकि दल बदलुओं या जासूसों द्वारा शहर के पश्चिमी हिस्से का उपयोग लोह पर्दे को पार या भेदने के लिए न हो सके। जिसे बर्लिन की दीवार के नाम से जाना जाता है, वह ठंडे युद्ध के समय विश्व विभाजन का प्रतीक बन गया। 60 की दशक की गति में आने पर विश्व विभाजन और बदतर होने लगा। चीन और सोवियत संघ, दो महान कम्युनिस्ट शक्तियां एक राजनीतिक तलाक के समान अवधारणा का सामना कर रहे थे, क्योंकि दोनों देशों में महत्वपूर्ण विचारों पर मतभेद ने संबंधों को खत्म कर दिया। फ्रांस उत्तर अटलांटिक संधि संगठन सदस्यता से खिन्न था, क्योंकि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन ने देश को अफ्रीका में अपने उपनिवेशों को बनाए रखने में सहयोग नहीं किया। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर अटलांटिक संधि संगठन पर प्रभाव से भी नाराज थे। संयुक्त राज्य अमेरिका की उनके साथ, उनके जैसे यूनाइटेड किंगडम के साथ उन्नत परमाणु हथियार साझा करने की अनिच्छा और संयुक्त राज्य अमेरिका के अपने पारस्परिक सहायता कार्यक्रम के साथ फ्रांसीसी सैन्य निर्यात को अधिकांशतः कमजोर करने में सक्षम होने से भी नाराज थे। दशक के अंत तक फ्रांस उत्तर अटलांटिक संधि संगठन से निकल जाएगा और संयुक्त राज्य अमेरिका सेनाओं से अपने देश को छोड़ने की 1962 में अक्टूबर में क्यूबा के ऊपर एक U-2 जासूसी विमान ने ख्रुश्चेव के मिसाइलों के निर्माण के सबूत का पता लगाया। इसने क्यूबा मिसाइल संकट को उत्तेजित किया, एक अवधि 13 दिनों की जहां दुनिया परमाणु संघर्ष में फटने के लिए तैयार लग रही थी। कैनेडी ने क्यूबा की नाकाबंदी की ताकि और मिसाइल न पहुंचें। दोनों पक्षों ने गुप्त वार्ता में हिस्सा लिया। अंततः ख्रुश्चेव ने मिसाइलों को वापस लेने के लिए सहमति दी, जिसके बदले में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भविष्य में क्यूबा पर हमला नहीं करने का वादा किया। तुर्की में संयुक्त राज्य अमेरिका मिसाइलों को हटाने के लिए गुप्त समझौता हुआ था। पूरे मामले को अधिकांशतः संयुक्त राज्य अमेरिका विजय के रूप में देखा गया, लेकिन वास्तव में यह ड्रा था। किनारे से पीछे हटते हुए संकट ने दोनों पक्षों की विदेश नीतियों पर गहरा प्रभाव डाला। भविष्य में सीधे संघर्ष से बचने के लिए अधिक प्रयास किए गए, लेकिन यह इसका परिणाम था कि महाशक्तियों ने अपने प्रयासों को तीसरे पक्षों के माध्यम से अधिक पुनर्निर्देशित किया। ऐसी एक जगह दक्षिण पूर्वी एशिया के भांपी जंगल थे, कंबोडिया, लाओ, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थाईलैंड और वियतनाम। पहले वियतनाम को फ्रांसीसी इंडोचीन के नाम से जाना जाता था, जो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले फ्रांस की पूर्वी संपत्ति थी और जिसे जापान ने कब्जा कर लिया था। वियतनामी लोगों ने जापानियों के विरोध में प्रतिरोध समूह बनाए, जिनमें प्रमुख कम्युनिस्ट हो ची मिन्ह के नेतृत्व वाला वियत मिन्ह था। जापान की हार के बाद वियतनामी लोगों ने आत्मनिर्भरता की घोषणा करने की उम्मीद की, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने फ्रांस के पूर्व उपनिवेश को पुनः प्राप्त करने की योजना का समर्थन किया। 1940 के बाद वियत मिन्ह ने फ्रांस के खिलाफ गेरिला युद्ध लड़ा, जिसके लिए फ्रांस ने संयुक्त राज्य अमेरिका उपकरणों पर अधिक निर्भर किया। 1950 में सोवियत संघ और चीन ने देश के उत्तर में वियत मिन्ह के लोकतांत्रिक गणराज्य वियतनाम को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी, जबकि दक्षिण में फ्रांस के सहयोगियों ने सैगोन शहर को पश्चिमी पूंजी के रूप में मान्यता दी, जो बस वियतनाम के गणराज्य बन जाएगा। वियत मिन्ह और फ्रांस के बीच लड़ाई 1954 में डिएन बिएन फू के खूनी युद्ध तक जारी रही, जहां फ्रांस को अपमानजनक पराजय सहना पड़ा। एक युद्ध विराम की घोषणा की गई और फ्रांस ने वापसी कर दी,
इस प्रक्रिया में पड़ोसी लाओ, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और कंबोडिया को स्वतंत्रता प्रदान की, जबकि वियतनाम विभाजित रहा। एक संक्षिप्त शांति के बाद सरकारी सेनाओं और वियतनाम एक किसान सेना के बीच दक्षिण में लड़ाई शुरू हुई, जिसे उत्तर वियतनाम के हो ची मिन्ह ने जल्दी समर्थन दिया। कैनेडी और उनकी मृत्यु के बाद लिंडन जॉनसन राष्ट्रपति के कार्यकाल में संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम का प्रशिक्षण और समर्थन बढ़ाया, जब तक 1964 में एक संयुक्त राज्य अमेरिका युद्धपोत पर उत्तर वियतनाम के द्वारा कथित रूप से हमला नहीं हुआ। प्रतिक्रिया में जॉनसन ने बड़े पैमाने पर सेनाओं के संचयन की अनुमति दी, जिसमें वियतनाम और उत्तर वियतनामी सेना के साथ सीधे लड़ने वाली युद्ध इकाइयां शामिल थीं। अगले 11 वर्षों में प्रौद्योगिकी रूप से श्रेष्ठ संयुक्त राज्य अमेरिका बलों ने खुद को साम्यवादियों के साथ कठोर गेरिला युद्ध में उलझा हुआ पाया। राष्ट्रपति जॉनसन ने रोलिंग थंडर नामक विशाल वायु अभियान, जो उत्तर वियतनाम के खिलाफ था, को पायलटों की क्षमताओं पर नियंत्रण लागू करके अप्रभावी बना दिया। उद्देश्य उत्तर वियतनामियों की प्रशिक्षण देने वाले सोवियत संघ सलाहकारों की सुरक्षा थी, क्यूबा मिसाइल संकट जैसी स्थिति से डरकर। लेकिन इसने संयुक्त राज्य अमेरिका वायु शक्ति की क्षमता को सीमित कर दिया और सैकड़ों वायुसेना के लोगों की जान चली गई। जमीन पर संयुक्त राज्य अमेरिका सैनिक बहुत ही घने इलाके में लड़ रहे थे, जो उनके लिए पूरी तरह से अजनबी था, एक दुश्मन के खिलाफ जो पीढ़ियों से जमीन पर रह रहा था। और 1906-04 के बाद जापानी और फ्रांसीसी से लड़ने के बाद विशाल युद्ध अनुभव था। संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध के विरोध के बढ़ते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका सेवा कर्मियों के बीच मनोबल और अनुशासन कम था, विशेष रूप से भर्तियों के बीच, जिनमें से कई सिर्फ स्कूल से बाहर थे। मादक पदार्थों का दुरुपयोग और मद्यपान अनियंत्रित हो गया था, जबकि कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका सैनिकों ने अपने साथियों के नुकसान के लिए नागरिकों के खिलाफ युद्ध अपराध 1977 में राष्ट्रपति चुने गए रिचर्ड निक्सन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को वियतनाम से बाहर निकालने का प्रतिज्ञा की। उन्होंने देश में सैन्य भर्ती रोक दी और स्वयंसेवी सैनिकों पर निर्भर रहे, जो दक्षिण वियतनामी को युद्ध भूमिका के लिए प्रशिक्षण दे रहे थे। इसे वियतनामीकरण कहा जाता है। 20 जुलाई 1959 को अंतरिक्ष दौड़ में सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने चांद पर एक आदमी को रखा। हालांकि घर पर वियतनाम युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका समाज को फाड़ रहा था। कई लोग पहले ही मान चुके थे कि यह अजेय था। सवाल यह था कि कैसे वापसी करें और फिर भी सम्मान बचाएं। निक्सन निस्संदेह साम्यवादियों से सामना करते समय कठोर थे, इसलिए यह एक झटका था जब 1972 में खुलासा हुआ कि वह चीन के लिए ऐतिहासिक यात्राएं करेंगे, चीन और मॉस्को के बीच संबंधों के पतन का फायदा उठाते हुए। जब आप यह सोचते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका सेनाएं अभी भी उत्तर वियतनाम से लड़ रही थीं, जिसे चीन ने समर्थन किया था, तो यह यात्रा और भी अविश्वसनीय होती है। निक्सन ने खुद को सप्ताह भर की यात्राओं को दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण माना। यात्रा के तत्काल प्रभाव सीमित थे, लेकिन यह चीन को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मुख्य व्यापार सहयोगी बनने का आधार रखा, जबकि चीन और सोवियत संघ के बीच दूरी बढ़ गई, जिससे उन्हें पश्चिम के खिलाफ एकजुट होने से रोका गया। इस यात्रा के कुछ ही सप्ताह बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि हस्ताक्षर की, जो विश्व के लिए परमाणु हथियारों के खतरों को कम करने के लिए लक्षित सामरिक हथियार सीमा संधियों में पहली थी। यह एक तरह से या दूसरे तरह से शांति की नवीनीकृत आशा का वर्ष साबित होगा, और इसमें वियतनाम भी शामिल था, जहां निक्सन ने उत्तर के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका वायु शक्ति पर लगाई गई लगभग सभी प्रतिबंधों को हटा दिया था। ऑपरेशन लाइनबैकर 2 में उत्तर की संरचनाओं को विपरीत करने और शांति के लिए मजबूर करने के लिए विशाल वायु हमले किए गए। ऑपरेशन कामयाब लगा जब दोनों पक्षों के नेगोशिएटर पेरिस में मिले और 23 जनवरी 1977 को एक युद्ध विराम पर सहमत हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका सेनाओं ने वापसी शुरू कर दी। हालांकि यदि दुश्मनी फिर से शुरू होती है तो वायु और नौसेना की दस्ते वहां रहेंगे। यह सब उत्तरी पक्ष की चाल थी, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका वापस हो सके। 1954 में उत्तर ने दक्षिण पर पुनः हमला किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने धमकी देने के बावजूद
अपने लोगों का दक्षिण से निकासन शुरू कर दिया, जो 30 अप्रैल 1955 को उत्तर के कब्जे में चला गया। सैगोन शहर का नाम वियत मिन के नेता हो ची मिन के सम्मान में रखा गया था, जो अंत से पहले ही चल बसे थे। पश्चिम के लिए सोवियत संघ शासन की अधिकारवादीता और उसके बारे में कम जानकारी ने लोगों को यह समझा दिया कि वहां के लोग रोबोटों की तरह हैं, उनमें व्यक्तित्व की कमी है और वे राज्य निर्देशों का अनुसरण कर रहे हैं। वास्तव में 1970 के दशक में पूर्वी यूरोप और सोवियत संघ में बढ़ती असंतोष की वास्तविकता थी। पश्चिम से नकली सामान जैसे कि संगीत, फिल्में और यहां तक कि कपड़े बहुत मांगे जाने लगे। लोग शराब प्रतिबंध के दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका स्पीकआइजीज के समान स्थलों में बीटल्स जैसे समूहों से संगीत सुनने के लिए मिलते थे। शायद मॉस्को की प्राधिकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण खतरा नवंबर 1955 में उभरा, जब रूसिया नौसेना फ्रिगेट स्टोरोजेवॉय के क्रू ने अपने साथियों को उनके साथ जुड़ने की आशा में विद्रोह किया। समर्पित कम्युनिस्ट विद्रोहियों को उनकी नेतृत्व में विफलता महसूस हो रही थी। विद्रोह के दौरान सोवियत संघ बॉम्बर क्रू को जहाज को डुबाने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने अपने देशवासियों को मारने से इनकार कर दिया। फ्रिगेट के कप्तान ने अंततः अपनी कमान मौत से पहले वापस प्राप्त कर ली। विद्रोह के नेता पर मुकदमा चलाया और फांसी दी गई। सोवियत संघों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सामरिक हथियार सीमांकन संधियों के लिए बातचीत में भाग लिया। 1975 के जुलाई में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने यान को अंतरिक्ष में डॉक करके और शांति की ओर इशारे के रूप में हाथ मिलाया। फिर भी दोनों पक्ष वैश्विक शक्ति की हैसियत छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। 1970 में सोवियत संघ और क्यूबा ने अंगोला में एक कम्युनिस्ट सरकार स्थापित करने का काम किया, लेकिन सोवियत संघ का सबसे बड़ा जुआ दशक का अफगानिस्तान में क्रिसमस दिवस 1979 को हमला करना था। सोवियत संघ 70 के दशक भर में अफगानिस्तान राजनीति में एक प्रमुख प्रभाव रहे थे और उन्होंने देश के समाज को सोवियत संघ रेखाओं के अनुसार आधुनिक बनाने की कोशिश की। यह मतलब था कि आम आदमी भूमि का मालिक और महिलाओं का समान दर्जा हो सकता था। हालांकि इसने देश के जनजातीय कानूनों का उल्लंघन किया, जिसके परिणाम स्वरूप मुजाहिदीन खुदा के इस्लामी सैनिकों द्वारा सोवियत संघ समर्थित सरकार के खिलाफ विद्रोह हुआ। कई तरीकों से अफगानिस्तान युद्ध वियतनाम का उल्टा था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने मुजाहिदीन सैनिकों को उन्नत हथियारों जैसे कि स्टिंगर सतह से वायु मिसाइल प्रणाली के साथ प्रशिक्षण और सुसज्जित किया। सोवियत संघ सैनिकों को वियतनाम में संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिन्हें एक प्राचीन लेकिन दृढ़ दुश्मन से निपटना पड़ा जो कभी भी सरेंडर नहीं करते थे। संयुक्त राज्य अमेरिका सैनिकों में मनोबल गिरने से कई लोग शराब और नशीली दवाओं की ओर झुके, जिससे नागरिकों के प्रति हिंसा बढ़ी। इसने केवल अफगानिस्तान लोगों को सोवियत संघों के खिलाफ उठने के लिए और प्रोत्साहित किया। पश्चिमी नेताओं को सोवियत संघ आक्रमण पर आक्रोश था। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति जिमी कार्टर और नवनिर्वाचित यूनाइटेड किंगडम प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने 1980 मॉस्को ओलंपिक खेलों के विरोध में बहिष्कार करने वाले देशों का नेतृत्व किया। फिर भी सोवियत संघ 1980 के दशक के आने वाले समय में अफगानिस्तान में युद्ध के प्रति समर्पित रहेंगे। जनवरी 1981 को राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन प्रवेश करे। इस संदर्भ में रेगन नो नॉनसेंस एंटी कम्युनिस्ट थे और उन्होंने यह दावा किया कि कार्टर की प्रशासनिक तंत्र ने सोवियत संघों को रोकने में असफलता दिखाई। मार्गरेट थैचर के सहयोग से उन्होंने सोवियत संघों के साथ मुकाबले के लिए एक प्रबल मोर्चा बनाया, जिसने तनाव की नई अवधि की शुरुआत की। रेगन कभी भी सोवियत संघों के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका शक्ति का प्रदर्शन करने से डरते नहीं थे। उन्होंने सोवियत संघ प्रदेश के आसपास विशाल सैन्य अभ्यास की अनुमति दी थी, जिससे उनकी गंभीरता साबित होती। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका सेनाओं के महत्वपूर्ण संचय की शुरुआत की और कम्युनिस्ट दमन के विरुद्ध लड़ने वाले किसी भी समूह के लिए सहयोग का वादा किया, विशेष रूप से लैटिन संयुक्त राज्य अमेरिका में। उन्होंने सोवियत संघों के खिलाफ कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्हें बुरी साम्राज्य घोषित किया, स्टार वॉर्स के खलनायकों से तुलना करते हुए।
1983 में उन्होंने सोवियत संघ लड़ाकू विमान द्वारा दक्षिण कोरिया एयरलाइनर फ्लाइट 007 की मार पर पैसा बनाया, सोवियत संघों के प्रति विश्व भावनाओं को खराब करने और अपनी विदेश और सैन्य नीतियों का समर्थन बढ़ाने के लिए। शायद जो उनका सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना थी वह भी संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य संगठन के लिए। शायद कोई संदेह नहीं है कि पारस्परिक निश्चित विनाश की नीति ने सुपर पावरों के बीच खुले युद्ध को रोका था। हालांकि लोहे के पर्दे के दोनों ओर के कठोरवादियों के लिए यह स्थिति पूरी तरह से अस्वीकार्य थी। उन्होंने इस स्थिति को ऐसे पड़ोसी के समान बताया जो हमेशा आपके सामने लोडेड बंदूक लेकर खड़ा होता है। इसका मतलब यह नहीं था कि यहां हमेशा के लिए गतिरोध होगा जिसे बनाए रखने में अरबों डॉलर और रूबल खर्च होंगे, बल्कि यहां एक दुर्घटना से परमाणु संकट उत्पन्न होने का सदैव खतरा भी था। ऐसा कुछ जिसे सभी पक्षों ने कई बार केवल संकीर्ण रूप से टाला था। रेगन ने एक संयुक्त राज्य अमेरिका रडार सुविधा का दौरा करते हुए, जो सोवियत संघ परमाणु मिसाइल की निगरानी करती थी, जाना कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास हमले के खिलाफ कोई प्रभावी बचाव तरीका नहीं था, केवल सोवियत संघों का परमाणु प्रतिशोध लेने का। इसलिए उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा उद्योग को सोवियत संघ मिसाइलों को संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचने से पहले नष्ट करने के उपाय विकसित करने के आदेश दिए। उनकी एक परियोजना स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव, जिसे स्टार वॉर्स प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें उपग्रह आधारित लेजर हथियार शास्त्र शामिल हैं। सोवियत संघों ने साउथ डकोटा इंटरनेशनल को गंभीरता से अस्थिर करने वाली चाल माना। यदि साउथ डकोटा इंटरनेशनल सफल होता तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका को सोवियत संघ पर प्रतिशोध के खतरे के बिना हमला करने की अनुमति दे सकता, मार्ड पॉलिसी को नकारता। यह पूरी तरह अस्वीकार्य था, इसलिए उन्होंने खुद का काउंटर विकसित करना शुरू कर दिया। दोनों पक्षों ने अपने क्रमशः कार्यक्रमों पर विशाल धन की खर्च की, लेकिन अंततः इससे बहुत कम ही कुछ हुआ। वर्षों बाद अनुमान किया गया कि रेगन जानते थे कि साउथ डकोटा इंटरनेशनल असंभव है और इसका मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना था। इस संदर्भ में यह कहने का मामला है कि यह अत्यंत सफल था। जबकि कई लोग रेगन क्षेत्र के देशभक्ति और एंटी सोवियत संघ भावनाओं में उलझ गए थे, एक नई आवाज वैश्विक स्थिति के खिलाफ विरोध कर रही थी। 1983 में संयुक्त राज्य अमेरिका ABC नेटवर्क ने एक भयानक फिल्म दी डे आफ्टर प्रसारित की, जिसमें एक छोटे मध्य पश्चिमी शहर पर परमाणु युद्ध का प्रभाव दर्ज किया गया था। एक वर्ष के बाद ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने डरावनी फिल्म प्रसारित की और थ्रेड्स फिल्म पर काम किया। संयुक्त राज्य अमेरिकाओं ने थ्रेड्स को इतना महत्वपूर्ण माना कि एक अभूतपूर्व कदम के रूप में इसे वाणिज्यिक विराम के बिना पूरी तरह से दिखाया गया। दोनों फिल्मों ने परमाणु हथियार दौड़ को खत्म करने वाले आंदोलनों, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम अभियान परमाणु हथियारों के निरस्त्रीकरण के लिए, को सक्रिय करने में सहयोग किया। इन पलों का पॉप संस्कृति में फिल्टर होना शुरू हुआ, जैसे कि म्यूजिक वीडियो, जैसे कि फ्रैंकी गोज टू हॉलीवुड्स टू ट्राइब्स, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ नेताओं के व्यंग्यचित्र एक कुश्ती मैच में दिखाए गए थे। विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम में परमाणु हथियारों को रखने वाले सैन्य बेस पर प्रदर्शन अक्सर हिंसक हो जाते थे। हालांकि सभी ने स्वीकार किया कि आंदोलन के उद्देश्य उच्च थे। रेगन और थैचर के समर्थकों ने बताया कि जब तक दशक के दूसरे आधे में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होते, सोवियत संघ को लोहे के पर्दे से रोकने के लिए परमाणु हथियारों की जरूरत थी। एक 1986 में एक घटना हुई जिसे अधिकांश इतिहासकार शीत युद्ध के अंत की शुरुआत का कारण मानते हैं। 25 अप्रैल की रात से 26 अप्रैल की रात तक यूक्रेन में चेर्नोबिल पावर स्टेशन में विस्फोट हुआ। यह सोवियत संघ में पहला परमाणु दुर्घटना नहीं था, लेकिन इस दुर्घटना ने उत्तरी यूरोप भर में रेडियोधर्मी कण फैला दिए, जिससे सोवियत संघों के लिए इसे छिपाना असंभव हो गया। हालांकि यह एक नागरिक घटना थी, लेकिन इसके दूरगामी सैन्य परिणाम थे, क्योंकि दुनिया ने परमाणु ऊर्जा, परमाणु हथियारों और उनके प्रबंधन के बारे में अधिक और अधिक गंभीर प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। घटना के कुछ महीने बाद रेगन ने सोवियत संघ नेता गोर्बाचेव से मिला और दोनों पक्षों ने सहमत हो गए कि वे अपने मध्यवर्ती परमाणु मिसाइलों को यूरोप से हटा देंगे। सोवियत संघ में
विशाल सोवियत संघ सैन्य बजट द्वारा उत्पन्न आर्थिक समस्याएं देश को बहुत अधिक प्रभावित कर रही थीं, और उन्हें सुलझाने की कोशिश में गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट की नीति का परिचय दिया, एक खुलापन की नीति जहां पहली बार औसत व्यक्ति सरकारी नीति का खुलेआम आलोचना कर सका। अफगानिस्तान के सैनिकों को सुरक्षित रूप से वापस लाया जाना और सोवियत संघ के कुछ हिस्सों को स्वतंत्र करने की मांग की गई। पूर्वी जर्मनी में पुनर्युक्ति शब्द फिर से बोला जाने लगा और हजारों ने बर्लिन दीवार पर जमा होकर इसे तोड़ने की मांग की। नवंबर 1989 में लगभग पार्टी के माहौल के साथ दीवार को तोड़ दिया गया, जिससे शहर और पूर्वी जर्मनी के बीच खुला पहुंच प्रदान किया गया, जो 1990 में पश्चिमी जर्मनी के साथ औपचारिक रूप से एकीकृत हुआ। एक महीने बाद चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया और रोमानिया की कम्युनिस्ट सरकारें क्रांतियों से गिर गईं। 1990 मार्च में लिथुआनिया ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता प्राप्त की। एक साल से कम समय बाद सोवियत संघ राज्यों बेलारूसिया और कजाकिस्तान ने भी इसका पालन शुरू किया। उनके विरोधी ने गोर्बाचोव के सुधारों को सोवियत संघ के अंत का संकेत समझा और 19 अगस्त से 21 अगस्त 1989 तक मॉस्को में एक समूह ने कूड़ता किया, लेकिन विफल रहा। 1991 के क्रिसमस दिवस पर सोवियत संघ का लाल ध्वज क्रेमलिन से नीचे किया गया और इसे नए रूसिया के राज्यों के लाल, सफेद और नीले रंग से बदल दिया गया। सोवियत संघ के विमुग्धता से कई नए देश बने। कई ने परमाणु हथियार विरासत में प्राप्त किए, लेकिन 1996 तक इन्हें रूसिया को सौंप दिया गया। जबकि परमाणु युद्ध से बचा गया, यह लगभग असंभव है कि ठंडे युद्ध और उससे संबंधित गतिविधियों के परिणाम स्वरूप कितने लोगों की मृत्यु हुई। यह जानना कठिन है कि ठंडे युद्ध का संघर्ष क्या था या नहीं। लीबिया एक उदाहरण है, जो कम्युनिस्ट नहीं लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका विरोधी था, इसलिए मॉस्को ने समर्थन किया। ठंडे युद्ध की कहानी के काफी महत्वपूर्ण हिस्से अभी भी गुप्त हैं। हमें अभी कहानी प्राप्त करनी बाकी है। दुनिया भर में सैन्य अभियानों की असाधारण रफ्तार ने कई दुर्घटनाओं का कारण बनी। हाल ही में 2020 के मार्च में जो पनडुब्बी संयुक्त राज्य अमेरिका स्टिकलबैक 28 मई 1958 को डूब गई थी, उसका मलबा हवाई के तट से मिला। पनडुब्बी तब डूब गई जब वह नष्टकर्ता से टकराई, दोनों नौसेनाओं के अभ्यास के दौरान। इसके अलावा जबकि बम वाशिंगटन, मॉस्को, लंदन या पेरिस पर कभी नहीं गिरे, ठंडे युद्ध की आर्थिक कीमत ने सभी भाग लेने वालों पर अविश्वसनीय धनीय बोझ डाले और उनके समाजों पर व्यापक प्रभाव डाला। सामाजिक चोटें जो वर्षों तक परमाणु संग्राम के डर में जीने के बाद अभी भी इन देशों में बाकी हैं। फिर भी 1990 इन दोनों दुनियाओं और उनके गुटों के बीच की मुसीबतों का अंत नहीं था। क्यूबा आज तक कम्युनिस्ट रहा है और उसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अत्यंत कठिन संबंधों को सहन करना पड़ा है। कम्युनिस्ट विद्रोहियों का खतरा अफ्रीका, दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्सों में जारी है। हालांकि कम्युनिज्म के पतन ने 90 के दशक के युगोस्लाव युद्धों में एक भूमिका निभाई, जिसके दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कुछ सबसे खराब अत्याचार हुए। 1990 के बाद उम्मीद थी कि दुनिया अब अपने परमाणु हथियारों के भंडार को अंत कर सकती है, क्योंकि वे अब शीत युद्ध की अत्यधिक महंगी स्मृति प्रतीत होते थे। लेकिन जबकि व्यक्तिगत हथियारों की संख्या ने गहरी गिरावट देखी, बहुत से लोग यह तर्क करते हैं कि परमाणु एक ऊपरी खेल ने केवल तीव्रता बढ़ाई है। चीन के पास अब स्वयं की परमाणु हथियार से सज्जित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं, वहीं भारत ने 2015 में परमाणु हमला पनडुब्बी निर्माण आरंभ किया। शायद इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि रूसिया और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों परमाणु हथियारों के सीमित क्षमता में उपयोग की ट्रेनिंग और युद्ध खेलना जारी रखते हैं। यह विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका नीति के ट्रंप युग में सत्य साबित हुआ, जैसा कि ब्लूमबर्ग के संवाददाता हैल ब्रांड्स ने 2020 के मार्च में समझाया। पेंटागन सीमित परमाणु युद्ध की अभ्यास कर रहा है ताकि यह दिखा सके कि वह रूसिया परमाणु हमलों का समानुपातिक और इस प्रकार विश्वसनीय तरीके से सामना कर सकता है, जो प्रलय को उत्तेजित किए बिना संकल्प का संकेत देता है। अंत में यह नहीं अनदेखा किया जा सकता कि 1990 की दशक में एक प्रकार की मधुमास की अवधि के बावजूद
मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच संबंध 21वीं सदी में फिर से खराब हो गए हैं, प्रमुख रूप से मध्य पूर्व में स्थिति पर। 2003 में इराक में संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य कार्रवाई का रूसिया विरोध करता था, जबकि 2015 में सीरियाई गृह युद्ध में रूसिया हस्तक्षेप का संयुक्त राज्य अमेरिका विरोध करता था। साथ ही उत्तरी अटलांटिक की निगरानी करने वाले रूसिया बम्बरों की वापसी, 2018 में सैलिसबरी में स्क्रिपाल्स की संदिग्ध विषाक्त होने और यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ रेफरेंडम और संयुक्त राज्य अमेरिका चुनावों में रूसिया हस्तक्षेप के सबूतों के साथ यह लगता है कि जबकि शीत युद्ध खत्म हो सकता है, अविश्वास की धरोहर बनी हुई है।